हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईएनएस। हाय। एंड सबसे पहले आप लोग से जानना चाहेंगे कि गेमर लोग जो है एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो आप लोगों को मतलब ये आइडिया कैसे अप्रोच किया? आर्य, यू वांट टू? इंग्लिश में चलेगा ना? English में ट्राई माई बेस्ट टू हिंदी में भी, बट एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट एक राइटर ने कॉन्सेप्चुलाइज किया था और लिखा था, कर्मान्या नाम का, एंड इज़ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, और वो हमारे पास लेके आया था। एंड इट वाज, हम एज अ प्रोडक्शन हाउस वी वर लुकिंग फॉर राइटर्स एंड लुकिंग फॉर न्यू कॉन्सेप्ट्स एट दैट टाइम, एंड कर्मान्या वाज वन ऑफ देम हु केम विद गेमर लोग। और जब उसने हमें ये कॉन्सेप्ट सुनाया, it was immediately for us something we connected deeply with, because me, Abhinay sir का बेटा मेरा भाई युग, all of us have been gamers from a very young age, और and at the same time our love for gaming, along with that the uniqueness that the concept brought, was something which we really loved, and yeah, that's how it came to us and we wanted to take it forward. अभिनय सर, आप क्या कहेंगे? यार, मुझे जब मैंने ये पहली बार देखा, पहली बार मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो मुझे क्या लगा कि हालांकि ये गेमिंग के बारे में है, उसका बेस गेमिंग है, लेकिन उसके अलावा उसमें इतने सारे इंटरेस्टिंग नुआंसेस हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते रहती हैं। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है गेमिंग को लेके, या तो जस्ट एक जनरेशन गैप जो होती है उसके बारे में, और उसको सुलझाने की भी कोशिश की गई थी। राइटर ने बहुत ब्यूटीफुली वो मनूवर किया है पूरे स्क्रिप्ट में, एंड वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि ये गेमिंग के बारे में सिर्फ नहीं है, ये एक्चुअली लाइफ के बारे में, इट्स अ ह्यूमन स्टोरी, इट्स अ लाइफ स्टोरी। तो उस वजह से हमें ये बहुत अपीलिंग लगा कि एक ओवरऑल पैकेज के हिसाब से ये बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ है। लोगों को नाम पर से लगेगा कि ये गेमिंग के बारे में है, लेकिन सिर्फ गेमिंग के बारे में नहीं, ये उनके उस विच इज़ वाई इट्स कॉल्ड गेमर लोग। ये उन लोगों के बारे में है जो सिर्फ गेमिंग नहीं करते, लेकिन उसके पीछे के लोग, कि जो बच्चों को गेमिंग के लिए अलाउ करते हैं या तो कभी कभी डिसुएड करते हैं, या तो उनके बारे में ये ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये एक मास शो है जो सब देखना पसंद करेंगे और सब एज ग्रुप्स देखना पसंद करेंगे। बच्चे तो हैं ही क्योंकि ये गेमिंग उसका बेस है, लेकिन उसके अलावा उनके पेरेंट्स, तो ये एक्चुअली एक सारे जितने भी जनरेशन्स हैं उनके लिए ये बहुत ही एक कंप्लीट शो है। दर्शील, आपको जब ये स्क्रिप्ट अप्रोच की गई थी तो आपका क्या मानना था इसमें, और आपने क्यों हाँ की, मतलब इस शो? मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसी कोई स्टोरी मेरे तरफ आ सकती है, ऑनेस्टली, बिकॉज मैं इतना रिलेट करता हूँ स्टोरी के साथ, बिकॉज मैं खुद एक गेमर रहा हूँ। मैंने बचपन में बहुत सारे गेमिंग पार्लर्स में बहुत टाइम वेस्ट किया है, बट बहुत एंजॉय भी किया है। सो जब ये कहानी मेरी तरफ आई, मैं सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, आई वॉज इन डिसबिलीफ। उसके बाद द कैरेक्टर ऑफ रघु, एंड नॉट ओनली दैट, ये सारे जो लोग हैं, जैसे सर कह रहे थे, इनकी कहानियाँ, इनके जो रिलेशंस है, द फैमिली डायनामिक, ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी कि ये कितने एक यूनिक तरीके से, कुछ हटके तरीके से दिखाया जा रहा है। आज आपको अगर मैं गेमिंग शब्द यूज़ करूँगा तो आप बोलोगे हाँ दिस इज़ वन ट्रिक, पता है गेमिंग के ऊपर होगा, बट इट्स एक्चुअली नॉट दैट। इसको एक बहुत ही यूनिक और एक, मतलब आप भूल जाओगे बीच में कि शो का नाम क्या है, आप कहानी में घूम जाओगे, आप कैरेक्टर्स के साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचोगे। दैट्स व्हाट आई फेल्ट व्हेन आई रेड दिस एज एन ऑडियंस। और फिर मुझे लकी फील हुआ क्योंकि अभिनय सर इज देयर, आर्या सर इज देयर। आर्या सर आई डिडंट नो, एंड मैं उनको मिला, एंड द फर्स्ट डे इट फेल्ट लाइक मेरा कोई बड़ा भाई है, ऑनेस्टली। एंड एवरीबडी ऑन सेट, सभी लोग, एवरी सिंगल पर्सन। सो फिर मुझे लकी फील हुआ, एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, अब सारी सिचुएशन मेरे हाथ में है, सब अलाइन हो चुका है, आई हैव टू नाउ पुट माई हार्ड वर्क इन दिस। सो मैंने फिर वो कोशिश की। सो या अंजलि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रीज़न था आपको ये प्रोजेक्ट को यस बोलने का? I really liked the story premise. It was something very new for me. I didn't know much about professional esports. I knew that there was something where
people. I knew that there were professional gamers, but I didn't know it was called esports. And I also liked that it was not just a two-dimensional story about gaming. It had so much more depth to it. It was funny, light-hearted. It was a story full of love and friendship and determination, perseverance, so many things to learn from. And I really liked that. ओके आजकल गेमिंग कल्चर यूथ के बीच काफ़ी मतलब बढ़ सा गया है, तो मतलब सब गेमर्स जो आप क्या सब गेमर्स हो रियल लाइफ में भी? मैं तो हूँ. आई थिंक आर्या सर एंड अभिनय सर भी बहुत ज़्यादा खेलते थे. Yes. नॉट प्रोफेशनली बट लाइक फॉर यू नो Recreational, तो हम तो वी हैव तो वेरी मच कनेक्टेड. एक और इंसान है हम 4 सीट में से जो ज़रा भी गेम नहीं खेलता है, लेकिन आई थिंक वो ये उनको या वो ये है ऑफ कोर्स. बट आई एम श्योर शी हैज हैड फन यार. नहीं आपको आई थिंक No, I had loads of fun. अब हम गेमर वाला गए थे, गेमिंग वाला गए थे. I play mobile games a lot. कौन से? What do you mean concept? not like those games that you play like PUBG and all, but other stuff I play. कौन से? लाइक सच है. No, Snake. it's Scrabble. Scrabble. I'm not going to go into Snake. it. Yes, Scrabble, Ludo. वो गेम नहीं है. Scrabble's a game. ओके Oh, it's a damn intelligent game actually. Thank It's a you. fabulous game. Yeah. वेलकम. शो की बात की जाए तो शो करते वक्त सबसे ज़्यादा मज़ा किस सीन में या किस मोमेंट में आया आप लोग को? TOC training camp. है ना? टीओसी ट्रेनिंग कैंप. हाँ, मतलब when we were training for the Yes. वो मुझे मजा नहीं आया था तभी. मजा नहीं आया था. हमें तो बहुत मजा तभी आया. मजा नहीं आया था. तो वो कौन बोल से- दूं क्या मैं क्या हुआ था मेरे साथ वो सेट पे उस दिन? बोल दो. सर बहुत सिंपल लाइफ जीता हूँ मैं प्रिपरेशन करता हूँ शॉट के पहले. तो मैंने हम कुछ आटा वो क्या बोलते हैं आटा गूंद को रहे थे. गूंद रहे थे. ऐसे ढूंढ रहे थे sorry. आटा गूंद रहे थे. एंड मेरे बाजू में आई थिंक चिन्मय था और इस तरफ मुन्ना था. तेजस्वी नाम है उस कैरेक्टर का, उस इंसान का. तो मैंने ऐसे ही बोला कि यू नो हम जो क्रैक करेंगे तो थोड़ा सा ऐसे आटा छिड़क सकता है ऐसे. अब पता नहीं पूरे सेट को पता है जो मुझे नहीं पता है क्या हो रहा था उस दिन. एंड दोस्तों को बुलाया गया था ये सीन दिखाने के लिए. तो मैं बोला वाह यार नाइस, इतना अनइम्पॉर्टेंट सीन के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, ठीक है अच्छी बात है. तो कर रहे थे और एक्शन बोला सर ने. उसमें थोड़ी सी हंसी सुनाई दी थी मुझे उस एक्शन में. एंड वो सीन में सडनली मैं देखता हूँ चिन्मय की तरफ और फिर मैं देखता हूँ मुन्ना की तरफ और देखता हूँ तो भाई ने पूरा आटे का प्लेट मेरे मुंह पे छिड़क दिया. और मैं कट नहीं कर सकता, मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि कट हो जाएगा, 10 बार और करना पड़ेगा. तो मुझे पकड़ के रखना पड़ा, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ हो गया था मेरे. एंड वो था सर, वो मेरे साथ उस दिन वो मेरे लिए बहुत इसलिए इनको इतना मजा आ रहा है क्योंकि उसके बाद फिर साबुन लगाया गया था मेरे मुंह पर. वो जो फेण रहता है ना फेण फोम, तो वो फोम भी ऐसे लेके पूरा सर लेके मचाने किया. फिर सब आइडियाज लेके आने लगे कि हम रघु के कैरेक्टर के साथ ऐसा करें क्या. मैंने बोला भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आप लोग करना. So this is the thing that she enjoyed at. Everybody else enjoyed. Everyone. पूरा Everyone set, enjoyed it. the set पूरा सेट पे मजा all चल रहा था. laughed. सिर्फ इसको नहीं मजा आया बस. Yes. तो वो गलत बात नहीं है. नहीं बिल्कुल नहीं. मतलब ठीक है, जो भी अच्छा मेमोरी है. I had the most fun shooting the gaming sequence. Okay. क्योंकि वो लगा कि हम कोई बड़ी सी हॉलीवुड फिल्म में मतलब कुछ कर रहे हैं. वी आर एक्चुअली प्लेइंग द गेमिंग कैरेक्टर, जैसा पोस्टर पे देख सकते हो. सो ऑल द लाइट्स एंड द स्टंट्स एंड द स्मोक एंड द गन्स एंड वो करने के टाइम पे. एंड आई रिमेंबर टाइम का रियलाइज ही नहीं हुआ है उस टाइम व्हेन वी वर डूइंग इट, बिकॉज वी वर लाइक सर अभी ये सीन करते अभी वो करते हैं. एंड वी हैड लाइक 2 यूनिट्स एंड अभिनय सर वाज डूइंग वन एंड आर्या सर वाज डूइंग द अदर. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू शोइंग द ऑडियंसेस दैट Yeah. यू नो. Yeah. आप लोग से जानना चाहेंगे कि आप लोगों का फेवरेट वीडियो गेम कौन सा है, या बचपन में और अभी भी क्या खेलते हैं आप लोग? My favorite video game when I was young was Road Rash. Oh, Road Rash. Yes, I loved Road. See, I play games. Now, Scrabble. Abhinay sir, which was your favorite game? Mine. I used to play the first shooter games.
ओके ऑल मुझे सबसे मेरा वो तो डूम वाज तभी तो बहुत ही था एक ज़माने में, दैट टाइम पीसी पे खेलते थे हम लोग। लेकिन एक गेम हुआ करता था एक टाइम पे जो जहाँ से शुरुआत हुई मेरी गेमिंग की, मैं बहुत छोटा था तभी, एक अब्रॉड वेस्ट में एक गेम मिलता था अटारी। अटारी तो अटारी वो एक जॉयस्टिक और एक बटन बस। yes. तो वो गेम्स जिसपे एकदम बेसिक लेवल के गेम्स होते थे, उसमें हमें टेनिस खेलता था, उसमें मैं टेबल टेनिस होता था, Just with that boxing thing also, I remember. बॉक्सिंग आल्सो वाज देयर। तो वो सारे गेम्स, तो आई हैव प्लेड ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ गेम। लेकिन आज की तारीख में मुझे सीरियस स्नाइपर गेम्स और स्ट्रेटजी गेम्स खेलना बहुत मजा आता है। Arya, so you? आई थिंक मेरा तो इंट्रोडक्शन गेमिंग से हुआ अभिनय सर की वजह से ही, बिकॉज जब मैं छोटा था अभिनय सर इतना गेमिंग करते थे और मैं हमेशा उनके साथ बैठता था कि अरे ये क्या है, क्या क्या है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। और मुझे भी उनके जैसे झलक लग गई और इट वाज लाइक जो भी गेम आ रहा है प्लीज़ दे दो, खेलेंगे, बहुत मज़ा आता था। बट अभी आई वुड से आई लव अ लॉट ऑफ स्टोरी ड्रिवन गेम्स जिसमें हाई कॉन्सेप्ट है और जिसमें इमोशंस बहुत फ्लो होते हैं। और आजकल के गेम्स बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखे जाते हैं और बनाए जाते हैं। तो या दैट्स ट्रू। Nice. अभिनय सर, आपसे जानना चाहेंगे कि डायरेक्शन, एक्टिंग और राइटिंग में सबसे चैलेंजिंग क्या था इस प्रोजेक्ट में? ओह, डायरेक्शन, एक्टिंग, डायरेक्शन के बारे में तो आर्य बताएगा क्योंकि उसने डायरेक्ट किया शो। एंड लेकिन एज अ बतौर एक प्रोड्यूसर मैं जब इस शो को देखता हूँ या तो मैं सेट पे होता था, तब मेरे ख्याल से ये पूरे कहानी में ना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये था कि, और पर्टिकुलरली एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर के लिए सबसे चैलेंजिंग चीज़ ये थी कि इस कहानी में ह्यूमर, इमोशंस एंड एक्शन, ये तीनों चीज़ें भर भर के, एंड ह्यूमर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स टू पुल ऑफ। जॉनर वाइज ह्यूमर सबसे डिफ़िकल्ट होता है। तो मेरे ख्याल से दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट कि हाउ डू यू गेट इन 6 एपिसोड्स में कैसे हम इन कैरेक्टर्स को पहले इंट्रोड्यूस करें, फिर एज एन ऑडियंस आप उसमें इन्वॉल्व हो, उनकी कहानियों में इन्वॉल्व हो, उनके कमराडरी में, उनकी जो एक साथ मस्ती कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व हो, जोक्स के अंदर इन्वॉल्व हो, हंसें उसके ऊपर, एंड एट द सेम टाइम आप आज अभी हंस रहे हो, आप एग्जैक्टली 2 सेकंड के बाद आपको एक इमोशनल सीन देखने को मिलता है जहां पे आपको पूरा भर के आता है अंदर से। तो दिस वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग। द स्क्रिप्ट इस तरीके से लिखी गई है कि वो एक बहुत रोलर कोस्टर राइड है, और लिटरली मैं कह रहा हूँ ना, इमोशंस के बाद नेक्स्ट सीन इज अ बिग एक्शन सीन। तो मेरे ख्याल से ये सारे चीज़ों का जो मिश्रण है और इनको मनूवर करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था पहले स्क्रिप्ट में और दूसरा डायरेक्टर के लिए। तो वो बता पाएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए क्या था। आई थिंक आधी चीज़ें तो अभिनय सर ने काफ़ी कवर कर ली है। बट एक और चीज़ विच आई थिंक बिफोर गोइंग इनटू द शो इटसेल्फ जो मुझे बहुत चैलेंजिंग लग रहा था वाज द फैक्ट दैट ये एक शो सिर्फ एक हीरो और एक हीरोइन के बारे में नहीं है। इट्स एन ensemble शो अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर। एंड मेरे हिसाब से इट्स डिफ़िकल्ट कि एक एक्स अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर इतने कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करो, इतने कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप्स को दिखाओ और उनके बीच में क्या होता है और कितना स्क्रीन टाइम सबको मिलता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट चैलेंजेस विद दैट, एंड आई थिंक वो इनिशियली करने में एंड थिंकिंग अबाउट इट वाज वेरी चैलेंजिंग। बट with respect to that, I have to give it to the cast and everyone on the crew because they helped make it so easy for me to be able to put it together and actually achieve it. And that complete credit is to Darshil, Anjali and all the rest of the Gamer Log and Wolf Clan who are not here today. आप सबसे जानना चाहेंगे कि ऐसे मतलब कि साइबर क्राइम के ऊपर या फिर और भी तरह के शोज बन चुके हैं, तो ये शो में क्या डिफरेंट है और क्या अलग है इस शो में? पहले मैं जवाब देना चाहूँगा इसके ऊपर कि ये एक साइबर क्राइम एक बहुत ही अलग जॉनर है, या क्राइम दैट रिलेट्स टू क्राइम।
ये शो है, कैनवस इसका गेमिंग है, बेस इसका गेमिंग है, लेकिन डिफरेंट इसमें ये चीज़ है कि पहली बात तो गेमिंग को लेकर फिक्शनल शो ये शायद हमारे देश में तो पहला है। दूसरा डिफरेंट इज दैट गेमिंग के माध्यम से हम एक्चुअली लोगों तक कुछ ऐसा पहुंचाना चाहते हैं कि भाई पहले तो गेमिंग इज नॉट बैड, गेमिंग इज अ पॉसिबली अ बिग करियर ऑप्शन आज की तारीख में। यू नो $2 बिलियन इज व्हाट द गेमिंग इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया में, ओके, वर्ल्ड वाइड तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो नंबर एक तो वो है। दूसरा जो नज़रिया है जो मोस्ट पेरेंट्स का होता है अपने बच्चों की तरफ कि यार गेमिंग में टाइम वेस्ट है, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करो ठीक से, यू नो ये गेमिंग में क्या आप। हालांकि ऑफ कोर्स उसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा करते हो तो वो खराबी होती है, लेकिन वो जो एक जनरेशनल गैप या जो वो एक परसेप्शन है उसको तोड़ने की कोशिश की है कुछ हद तक इस शो में। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अलग पार्ट है इस शो का। दर्शील, आपसे जानना चाहेंगे कि तारे ज़मीन पर से लेकर अभी तक की जर्नी आपकी कैसी रही और कितने इवॉल्व हुए हैं एज एन एक्टर? वो तो एक रोलर कोस्टर ही थी मेरी लाइफ और अभी भी है। मैंने बीच में ब्रेक लिया था कॉन्शियसली टू बस आई जस्ट कंप्लीटेड स्कूल और मुझे कॉलेज लाइफ थोड़ी एंजॉय करनी थी। दैट वाज द बहाना मैंने मेरे डैड को दिया था। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता था कि एज एन एक्टर मुझे थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ वो कर रहा था जो मुझे डायरेक्टर्स जो स्क्रिप्ट में जो था मैं वो चीज़ ब्लाइंडली फॉलो करता था, जबकि एक्टिंग उससे बहुत ज़्यादा होता है। आपको कैरेक्टर को ग्रास्प करना, आपके अंदर से इम्प्रोवाइज करना, जेन्युइन इमोशन लाना, ये सारी चीज़ें जो मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी बिकॉज आई वॉज नॉट फॉर्मली ट्रेंड। तो मैंने सोचा मैं एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ एंड देन आई फिगर आउट कि मुझे आगे क्या करना है एज एन एक्टर, हाउ डू आई कम बैक। तो मैंने फिर एक ब्रेक ले लिया एंड कॉलेज लाइफ एंजॉय करना शुरू किया। लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि अभी आगे क्या। आउट ऑफ द ब्लू आई गॉट द चांस टू जॉइन थिएटर और मैंने तब से लेकर टिल द पैंडेमिक थिएटर पर फोकस किया, विच चेंज्ड मी नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एज अ पर्सन, in my approach, in my passion towards anything, films बोल दो, एक्टिंग बोल दो, स्टेज पर खड़े रहना बोल दो, बातें करना बोल दो, ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना बोल दो, हर चीज़। सो दैट वाज आई थिंक अ नेसेसरी स्टेप फॉर मी, जो मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ गॉड से और मेरे पेरेंट्स से और सबसे कि मुझे मिला मौका। एंड पैंडेमिक के बाद इट चेंज माई पर्सपेक्टिव एज एन एक्टर। सो व्हेनेवर आई फेस द कैमरा, मैंने जो भी ऑडिशंस दिए, जो भी काम किया है, वॉज ऑल थैंक्स टू दोज ईयर्स मेरी लाइफ के। एंड फिर मैं एक लर्निंग मेरी लाइफ में एक रखता हूँ कि हर चीज़ में एक सीखना रहता है। आप कभी कुछ कंप्लीट नहीं करते हो, यू हैव टू कीप इट एज द नेक्स्ट लेवल अकॉर्डिंग टू आवर गेमर लोग। एंड आई जस्ट केप्ट दैट कि आपको उस लेवल पे इवॉल्व होना है टू इन ऑर्डर टू वर्क विद दोज पीपल, in order to work with those stories. As an actor आपको बड़े बड़े डायरेक्टरों सबके साथ काम करना है। विद अभिनय सर जब मुझे पता चला I was working, तो तब मेरी लाइफ का फर्स्ट एक ग्रीन सिग्नल था कि आई हैव टेकन माई फर्स्ट स्टेप एज इन माई एवोल्यूशन, कि मैं अब यहाँ पे पहुँच चुका हूँ एंड नाउ आई नीड टू टेक दिस सीरियसनेस टू अनदर लेवल। एंड देन आर्या सर, गेमर लोग, इवन द प्लेटफॉर्म Amazon MX Player, तो हर एक चीज़ यू नो, सो इट वॉज अ वेकअप कॉल फॉर मी बट इट वॉज ऑल्सो एन एक्साइटिंग टाइम फॉर मी, क्योंकि मैं एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ। सो एंड आई कांट वेट फॉर एवरीबॉडी टू वॉच इट फॉर फ्री। अभिनय सर, एक सवाल आपसे भी है कि मतलब एक्टर्स की बात की जाए तो मतलब आपने बहुत बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं और दर्शील आपने भी आमिर के साथ काम कर चुका है, तो क्या सीख कुछ मिली है उनसे और अभी भी क्या आप एडवाइस लेते हैं उनसे, कभी कुछ कहीं अटक जाते हैं तो? आई मीन मैं पहले लेता था बिकॉज आई यूज्ड टू बी इन टच विद हिम, बट देन आफ्टर आई जॉइन थिएटर और मैंने जब ब्रेक लिया तो थोड़ा सा टच नहीं था, लेकिन वी हैव ऑलवेज बीन इन टच एंड ही इज ऑलवेज सेड दैट हिज ब्लेसिंग्स आर विद अस एंड विद अभिनय सर एंड मी इट्स सच अ कुदरत का करिश्मा आप बोल सकते हो, बिकॉज सर की भी फर्स्ट मेन स्ट्रीम मूवी दिल्ली बेली आमिर सर के साथ थी। माई फर्स्ट फिल्म एज एन एक्टर वॉज विद आमिर सर एंड हम दोनों का फर्स्ट OTT वेब शो साथ में है, मेरा और अभिनय सर का। सो आई थिंक वो एक कुछ मैजिक, एक स्टोरी विद इन सेल्फ ही है।
एंड वो दैट ऑल्सो reiterates माई बिलीफ इन लाइफ, यू नो, कि सबसे बेस्ट राइटर वो ऊपर लिख रहा है वो जो एंड यू हैव टू फॉलो इट ब्लाइंडली एंड विद पैशन एंड प्योरिटी. सो अभिनय सर, आप क्या कहेंगे? मतलब यार क्या है ना कि मैं तो मानता हूँ कि हमारी सब एक्टर कहो या तो डायरेक्टर कहो या टेक्नीशियंस जो भी हैं इंडस्ट्री में, हम हर इंसान से सीख सकते हैं, हम हर फिल्म से सीख सकते हैं, स्क्रिप्ट से सीख सकते हैं, सीन से कभी कभी सीख मिलती है हमें. तो यू नो ये बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने के बाद, अच्छे टेक्नीशियंस के साथ काम करने के बाद, आप हर मौका मैं तो सिर्फ मौका ढूंढते रहता हूँ कि कैसे मैं सीख सकूँ. और सिर्फ बड़े लोगों के साथ नहीं, कभी कभी आपको एक एक बच्चा सिखा देता है कुछ. समटाइम्स एक कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि आपको एक नज़रिया बदलने का एक मौका मिल जाता है कि अरे यार ये क्या बोल गया यार, फैंटास्टिक. ओके, तो मेरे ख्याल से इट्स एवोल्यूशन प्रोसेस, जो हम लोग अगर हम कान और आँख अपनी खुली रखें और दिमाग खुला रखें, ओके, तो मेरे ख्याल से आप सिर्फ सीखते रहेंगे. एंड हमारी तो मतलब एजुकेशन तो हमारी कभी ख़त्म नहीं होती. ये इंडस्ट्री में पकड़ लीजिए या किसी भी इंडस्ट्री में, यू शुड नॉट स्टॉप एजुकेटिंग. जिस दिन आपको लगा कि मेरे को सब कुछ आ गया, आप ख़त्म. तो मेरे ख्याल से तो इन सब से सीखा है. मैं ये शो पे ये जो सारे एक्टर्स हैं हमारे, इनसे कितना कुछ सीख चुका हूँ. लाइक मैं कुछ सीन्स मैं और दर्शील एक साथ कर रहे थे, तभी हम दोनों की डिस्कशन होती थी कि सर ऐसे करें, ये करें, और ऐसे हाँ यार ये करते हैं, अच्छा चल ये भी ऐसा करके देख लेते हैं. तो दोनों हम लोग एक दूसरे से शायद सीख रहे थे उस टाइम. तो मेरे ख्याल से वो सीख तो कभी, और आमिर जैसा जब एक इतना मंझला हुआ खिलाड़ी हमारे साथ पहले था, मेरी पहली फिल्म में एज अ बतौर प्रोड्यूसर मेरे साथ था, उनसे जितना कुछ सीखा है वो कमाल है. मतलब उसके बारे में जितना कम कहें, मतलब जितना ज़्यादा कहें उतना कम है. तो उनसे तो बहुत कुछ सीखा है, और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में नहीं, लाइफ के बारे में. तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आवर लर्निंग का कर्व तो विल नेवर स्टॉप. ओके, लास्टली आप सबसे जानना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को आप, क्योंकि टाइम लिमिट है तो इसीलिए. नो श्योर. तो आई थिंक हम लोग एक साथ हमारे सब दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि हमारा इस थर्सडे 12 तारीख जून को Amazon MX प्लेयर पे गेमर लोग आने वाला है, और वो भी बिल्कुल फ्री. सो प्लीज देखना मत भूलिए, एंड प्लीज वॉच इट एंड गिव इट लव. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू.